में आप सभी लोगों का स्वागत है डाउट टीम की तरफ से। मैं अप्लाइड केमिस्ट्री का ये टीम मेंटर आप लोगों के बीच पूरे सेशन के दौरान आते रहूँगा और जो भी अप्लाइड केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी या कुछ टॉपिक रहेंगी उसको मैं कवर करूँगा। तो आज के डेट में हम आते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में आने से पहले हम बात कर रहे थे इस एग्ज़ाम की। तो इस एग्ज़ाम के बारे में सबको पता है और सिलेबस के बारे में भी लगभग सबको पता है। और इस सिलेबस में एक पार्ट है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का। अप्लाइड केमिस्ट्री ये नॉर्मल जो केमिस्ट्री होता है उस चीज़ से थोड़ा सा अलग हट के मतलब कि अप्लाइड वर्ड इसके सामने में जुड़ा है। तो केमिस्ट्री ऐसा केमिस्ट्री का वो पार्ट है जो क्या होता है एप्लीकेबल होता है आपके इंजीनियरिंग का फील्ड में। कौन से फील्ड में? इंजीनियरिंग फील्ड में जनरली, या फिर नॉर्मल जो लाइफ के फील्ड में क्या होता है वो एप्लीकेबल होता है। इसलिए इस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन? अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो अप्लाइड केमिस्ट्री होता है वो आपका नॉर्मल केमिस्ट्री से थोड़ा सा अलग होता है। ये जो कोर केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री, कोर केमिस्ट्री में क्या होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी उसकी अंदरूनी मैकेनिज्म है, दुनिया उसकी जो भी आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं उस चीज़ में। और यहाँ पर अप्लाइड है। अप्लाइड में क्या है उसका यूज कहाँ पर होता है, क्या होता है, तो इस तरीके से पढ़ते हैं। और हमने जो यहाँ पर इस आपके सिलेबस में अप्लाइड केमिस्ट्री में उसी चीज़ के बारे में पढ़ना है और व्यापक सिलेबस आपको पता ही होगा। तो हमने क्या किया है स्टडी करके उस अप्लाइड केमिस्ट्री के जितने भी सिलेबस है उसको जनरली 5 मॉड्यूल में हमने डिवाइड किया है। 5 जिसमें आपका ये बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पहला मॉड्यूल है जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिसिटी आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसका रिलेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा अरेंजमेंट रहता है उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और पीरियोडिसिटी होता है क्या है कि डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं, उनको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स के प्रॉपर्टीज होते हैं वो कैसे वेराई करते हैं, वो कैसे फ्लक्चुएट होते हैं, उस चीज़ के बारे में अपन जानेंगे। नेक्स्ट है आपका जो सेकेंड मॉड्यूल है, उस सेकेंड मॉड्यूल में हम जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पार्ट होता है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या आयन से रिलेटेड जो भी पार्ट होता है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उस चीज़ को रखें। और साथ ही साथ इसमें कोरोइडल रिले वो भी क्या होता है आपका आयनिक प्रॉपर्टी होता है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एसिड बेस और एक कोरोइडल, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं आपका आयनिक कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इन तीनों को एक मॉड्यूल में रखे हैं। इसके बाद आ जाता है मेटलर्जी और एलॉय। मेटलर्जी में आपका जो मेटेलिक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं कोई भी मेटल को उसके ओरिज से या फिर मिनरल्स से कैसे निकालते हैं, उस चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल जानकारी देखेंगे यहाँ। और ये जो एलॉय है, मेटल डिफरेंट टाइप के मेटल को उनकी प्रॉपर्टी में चेंजेस लाने के लिए हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलाते हैं। उस चीज़ को क्या जो पर्टिकुलर रेशियो में मिला हुआ मेटल्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं अपन? एलॉय बोलते हैं। उस एलॉय का यूजेस, कंपोजिशन और उसका प्रॉपर्टी, इन तीनों चीज़ों के बारे में वहाँ पर मेन पढ़ना हो। इसके बाद आ जाता है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आपके अप्लाइड की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा व्यापक यूज होने वाला चीज़ है वो पॉलीमर्स है। डिफरेंट टाइप की पॉलीमर कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। ये भी आपका एप्लीकेबल पार्ट है, ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है, फ्यूल्स और लुब्रिकेंट्स। इसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है वाटर ट्रीटमेंट एंड पॉल्यूशन में ये वाटर ट्रीटमेंट में वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर जो भी आपका इम्प्योरिटी होता है उस इम्प्योरिटी के बारे में, उस इम्प्योरिटी को कैसे अपन सॉर्ट आउट करेंगे उस चीज़ के बारे में। और पॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन जो आपके सिलेबस में दिया गया है उस चीज़ का एक कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर अपन स्टडी करेंगे कि आप उस चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज किसी भी पॉल्यूशन को आप कैसे समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी आप कैसे कर सकते हैं।
तो इस चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे यहाँ पर। ये मैंने आपको जो सिलेबस है वो ये 5 मॉड्यूल में हमने डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ पिछले जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं कि वो किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन को किस पैटर्न में पूछा था। उसके लिए सर नेक्स्ट देखते हैं। शायद वो स्लाइड यहाँ पर नहीं आ पाया है, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपका जो सिलेबस एग्जाम था लास्ट टाइम के एग्जाम में मैक्सिमम 25 क्वेश्चन था आपका केमिस्ट्री से लेकर 25 क्वेश्चन था। इस 25 क्वेश्चन में मैक्सिमम 33% 30 to 33% आपका जो होता वो न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और बाकी 66% कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल था। कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल इन दोनों को मैं एक कैटेगरी में रखा हूँ, और एक आपका 33% न्यूमेरिकल। तो केमिस्ट्री का सिलेबस आपको पता ही होगा कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये 33% है। इस 25 क्वेश्चन पर 33% मोस्टली आपका 8 से 10 क्वेश्चन क्या होगा, न्यूमेरिकल ही होगा। साथ ही साथ क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड की आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं, तो पीरियोडिसिटी में एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके कंसेप्ट से आपको कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं केमिस्ट्री में जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन आके उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसको आप सॉल्व करके उस कॉन्सेप्ट के बेस में। नेक्स्ट जो आता है थ्योरेटिकल। अब चूंकि ये आपका अप्लाइड का पार्ट है, किसका पार्ट है, आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री के पार्ट में जो मिनिमम यूजेस हैं यहाँ पर, मेटलर्जी, एलॉयज, फ्यूल्स, पॉलीमर, लुब्रिकेंट, इनके चीज़ों में आपको क्या होगा, डायरेक्टली आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा। जनरली ये सब एसिड बेस की कोलाइडल और मेटलर्जी, पॉलीमर, फ्यूल्स, लुब्रिकेंट, वाटर ट्रीटमेंट, यहाँ से जनरली आपका ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही आता है। तो इस रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, इतने सारे चीज़ों को इस बेसिस पे न्यूमेरिकल 33% और आपका ये जो कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल है वो 66%। तो इस कॉन्सेप्ट से अपन क्या करेंगे देखेंगे। अब चूँकि यहाँ पर न्यूमेरिकल आता है तो क्या हो जाता है, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो आप लोग, तो मैक्सिमम लोग केमिस्ट्री से को इजी समझते थे, और हो सकता है आपने इंजीनियरिंग के दौरान आपका जो केमिस्ट्री पार्ट है उसको थोड़ा इजी वे में लेकर के चला होगा। उस इजी वे में लेकर के चलने का एक हमको ड्रॉबैक ये मिलता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमसे छूट जाती हैं, जो बेसिक चीज़ें रहती है वो छूट जाती हैं। और आज के टाइम में बेसिक से बेसिक लेकर के आपको एडवांस तक ये जो आपको मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, ये जो टॉपिक दिख रहे हैं, इन टॉपिक के ऊपर आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन आपको सॉल्व हो पाएगा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि पिछले जो लास्ट ईयर नहीं, पिछला जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में अप्लाइड केमिस्ट्री का जो पोर्शन था वो बाकी जो और पोर्शन थे, जैसे आपका अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा मॉडरेट था, या फिर थोड़ा सा इजी था ये क्वेश्चन पेपर, या ये जो क्वेश्चन यहाँ से जो 25 क्वेश्चन थे वो थोड़ा इजी मोड में पूछा गया था। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इजी मोड में हो। इजी मोड में होने के बावजूद भी लोग बाग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उस चीज़ को नहीं कर पाते, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को नहीं कर पाते, और कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल को इतना ज़्यादा आता है कि किसी भी टॉपिक के या किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट लिया तो थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल तो इतना ज़्यादा रहता है कि उसको सिर्फ एक किनारे से पढ़ के दूसरे किनारे पे खत्म करने से वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको उस चीज़ को पढ़ोगे, आप एक सिस्टमेटिक तरीके से उस थ्योरी को क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट में एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तो वो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहेगा और ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बैठेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें आएंगी उस चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में, ताकि
एक के बाद एक अगर कोई चीज़ आता है सिस्टमेटिक तरीके से रहता है तो हमको याद होता है। अगर वो रेंडमनेस रहे तो हमको कोई भी चीज़ को याद रखने में बहुत तकलीफ होता है। और ये केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री में अगर थोड़ा सा भी रेंडमनेस हुआ तो आप पूरी चीज़ें आप भूल जाओगे, आपको कोई भी चीज़ें याद नहीं रहेगा, या फिर आपको जो भी कंसेप्ट है अगर वो रेंडमली याद है आपको तो वहाँ से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या है, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हर चीज़ के लिए, हर टॉपिक के लिए आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको जाना होगा। अब अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से गए हैं तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो जैसे कि लास्ट ईयर जो भी लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे वो बहुत ईजी थे, लेकिन बहुत सारे लोगों से नहीं बना हुआ, मैक्सिमम लोगों से नहीं बना हुआ। ईजी होने के बावजूद नहीं बना हुआ क्योंकि इस केमिस्ट्री में अप्रोचेस जो है इंजीनियरिंग वालों का बहुत ही कम रहता है। तो आपको इसको इजी पोर्शन है करके या इजी चीज़ है करके आपको छोड़ के नहीं चलना है, इसको भी क्या करना है, आपको साथ ही साथ में लेकर के चलना है। होता क्या है कि आपको जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, आपकी टेक्निकल सब्जेक्ट से 25 इस तरीके से सबका इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है। इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन है मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको इजी है तो उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि इजी है तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा पकड़ के रखो कि वो आपके लिए फायदेमंद हो, आपको कम मेहनत करना पड़े। तो ये केमिस्ट्री को लेकर के चलना है आपको, और मैं रहूँगा आप लोगों के पूरे सेशन के दौरान आपके एज टीम मेंटर के रूप में आपके डाउटेक की फैमिली में। तो वो चीज़ें हम एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मैं सिर्फ केमिस्ट्री की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी और सब्जेक्ट में भी आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से जाते हैं, कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं, आप सिस्टमेटिक तरीके से उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं तो आपको उस चीज़ को ज़्यादा माइंड में कैप्चर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप एग्जाम में आप आउटपुट दे सकते हैं। तो ये तो बेसिक जानकारी था इस एप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में और ये आपका सिलेबस मॉड्यूल के बारे में। अब अपन चलते हैं यहाँ से इस न्यूमेरिकल और इस कंसेप्ट बेस पर क्या क्या क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जब सेशन होगा उसमें हम एक मॉड्यूल के अनुसार या सिलेबस के अनुसार एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड करिए सर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन आए हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ताकि हम एक सिस्टमेटिक वे में इस चीज को फॉलो करते चले। क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको, क्वेश्चन है कुछ वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है गिवन h होता है हमारा प्लांक कांस्टेंट 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ ए प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ 3.333 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर इस टाइप के, जब एक अभी से बेसिक ये बता दूं, अगर कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले आप एक बेसिक कंसेप्ट ये बता देता हूँ, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का रहे, फिजिक्स का रहे, मैथ्स का रहे या फिर हिंदी का रहे, कोई सा भी रहे, आपको क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है उस चीज को आप पहले से सॉर्ट आउट करिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें हमको क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। न्यूमेरिकल करने का सबसे पहला कंसेप्ट यही है कि जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, पहला तो क्या दिया है, प्लांक कांस्टेंट 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। दूसरा जो दिया है वेलोसिटी v, वो दिया है आपका 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद इस क्वेश्चन में साथ साथ दिया है क्या, वेवलेंथ लैम्डा। अभी किसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इंजीनियरिंग के हो, एक बार पढ़ भी चुके हो, सब चीज़ आपको लग रहा होगा इजी, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ये चीज़ें कंफ्यूजन करने वाला लगता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक बार और देखेंगे जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आपका जो वेवलेंथ दिया हुआ है वो क्या है, 3.33 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और कैलकुलेट करने के लिए पूछा है क्या, मास ऑफ प्रोटॉन। जब भी इस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है किस कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, कौन से टॉपिक से पूछा गया है। तो
मैं लेकर भी चलता हूँ, बताता हूँ आपको सबसे पहले कि जो क्वेश्चन है ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया है। एटम के कॉन्सेप्ट के बारे में जब बताते हैं तो उसमें एक आपका आता है डी ब्रॉगली इक्वेशन, एक आता है डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो उस डी ब्रॉगली इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब उस डी ब्रॉगली इक्वेशन में होता क्या है, यहाँ पर क्या पूछा है, मास ऑफ फोटॉन। क्योंकि फोटॉन क्या होता है, पूछा क्या है यहाँ पर, मास ऑफ फोटॉन। सबको पता होगा फोटॉन क्या होता है। ये जो फोटॉन होता है एक एनर्जी का पैकेट होता है, एनर्जी का पैकेट होता है। इस एनर्जी की पैकेट को ही क्या बोलते हैं, लाइट, क्या बोलते हैं इस चीज को, लाइट। अब चूंकि ये फोटॉन एनर्जी के पैकेट, ये क्या होता है, एक पार्टिकल की तरह जाता है। क्या जाता है, एक पार्टिकल की तरह। क्योंकि हमको सबसे पहले क्या पता था कि ये जो लाइट होता है, लाइट तरंगदैर्घ्य की तरह होता है। क्या होता है, वेव की तरह होता है, वेव नेचर होता है। लेकिन बाद में क्रॉम्पटन ने और आपके प्लांक ने अनेक सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके आधार पर यह प्रूव किया कि जो लाइट में दो नेचर होता है। एक तो क्या, वेव का नेचर होता है, और दूसरा क्या, पार्टिकल का नेचर होता है। ये दोनों नेचर क्या होते हैं, लाइट में होते हैं। पार्टिकल का नेचर कैसा होता है, क्योंकि वो क्या होता है, एक एनर्जी के पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है। इस कारण क्या बोलते हैं उसको पार्टिकल। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर डी ब्रॉगली ने एक अपना हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट दिया था। किसके बारे में, पार्टिकल के बारे में। हमको क्या पता है कि जब लाइट का क्या होता है, दो नेचर होता है, वेव एंड पार्टिकल। तो स्मॉल पार्टिकल का भी क्या होता है, दो नेचर होता है। कोई भी स्मॉल पार्टिकल जो मूव करता है वो भी क्या होता है, पार्टिकल की जैसे तो क्या होगा, वो व्यवहार करेगा, साथ ही साथ वेव की तरह ही भी व्यवहार करता है। ये किसने बताया था, डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने क्या बताया, जैसे लाइट में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं, उसी तरीके से स्मॉल पार्टिकल जो मूव करता है उसमें क्या होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ये दोनों चीजें होती हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से देखते हैं कौन सा इक्वेशन बनता है। इसके आधार पर हमको क्या पता है, आइंस्टीन के जो एनर्जी का सिद्धांत है, या एनर्जी को आइंस्टीन ने जो एनर्जी दिया था, उसके आधार पर हमारे पास क्या होता है, E = mc²। और अगर वेव नेचर बने तो A = hν। क्या होता है, E = hν। क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा, mc² = hν। और क्योंकि ν क्या होता है आपका, c/λ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mc² = hc/λ। क्योंकि दोनों तरफ एक c इधर, दो c है तो एक c हट गया। अब यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, मास। तो m = क्या हो जाएगा, h/λ × c। c क्या होता है यहाँ पर, c क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर हम पार्टिकल मान के जाते हैं तो इसको वेलोसिटी मानते हैं। ये वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर रखना है c की जगह पर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर इसको सॉल्व करें, मास निकालना है, मास ऑफ फोटॉन। उस फोटॉन का वेवलेंथ दिया है, उस फोटॉन का वेलोसिटी दिया है, और इसको प्लांक कांस्टेंट हमको पता ही है, ये h = क्या होता है आपका, प्लांक कांस्टेंट। इस सब चीजों को वैल्यू रखते हैं, 6.626 × 10⁻34 जूल/सेकंड अपॉन। यहाँ पर जब भी न्यूमेरिकल करते हैं एक चीज और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो क्या होता है आपका, ये जो यूनिट्स में गिवन लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल तो सॉल्व करके वैल्यू दे आते हैं, लेकिन यूनिट में जहाँ की कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से जब सॉल्व करते हैं तो ये जूल/सेकंड यूनिट है, उसको लिखते हैं। उसके बाद आ गया आपका लैम्डा का वैल्यू क्या है आपका, 3.33 × 10⁻, सॉरी ये -8 नहीं है, 8 ये सॉरी ये -8 है, 3.33 × 10⁻⁸ 8 × 10⁻⁸ 8 × 10⁻⁸ 8 × 10⁻⁸ 8 × 10⁻⁸ 8 × 10⁻⁸ 8 × 10⁻⁸ 8
लेमडा का वैल्यू आपका 3.33 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और आपका वेलोसिटी जो है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके एक मिनट सर बंद करेंगे, प्रोजेक्टर यूज करिए। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वैल्यू को सॉल्व करते हैं। आपको इतना इजी सा वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आप पहले चीजें को देख लो कि कौन सा किसके साथ मल्टीप्लाई होने पर इजी वे में आएगा। अगर इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मोस्टली आपका 10 के इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। 10 के इक्वल होगा तो आपको ये चीजें फॉलो करने में ज़्यादा आसानी होंगी। तो हम पहले देखते हैं उस चीज को। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन, ये क्या हो जाएगा 9.99 10⁻⁸ है, यहाँ पर 10⁸ है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, बचेगी क्या आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पर सेकेंड, इस तरीके से। अब ये 9.99 को हम क्या कर सकते हैं, 10⁻34 जूल सेकेंड 10 सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻² मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब चूंकि हमको क्या लाना है 6.626, इसको अगर सॉल्व आउट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 10⁻33। अब यहाँ पर जूल सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यूनिट, चूंकि ये मास का यूनिट किस में आना चाहिए, किलोग्राम में। आया क्या है यहाँ पर जूल सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इस चीज को फॉलो करना है। आपने आंसर तो ले आया, लेकिन अगर इस यूनिट को हटाते हैं तो क्या ये वैल्यू सेम रहता है, हमको इस चीज के बारे में फोकस करना है। जब भी न्यूमेरिकल आता है हम बिना यूनिट के साथ लिए न्यूमेरिकल वैल्यू ला ही नहीं सकते। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ला लिए, अगर वैल्यू भी आ गया, अगर यूनिट सही नहीं आया तो ये जरूरी नहीं है कि सही हो। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को फॉलो करते हैं, यूनिट को फॉलो करते हैं। यूनिट को फॉलो करने के लिए हमको क्या लाना है, यहाँ पर मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, तो उसको, और जनरली आपके ऑप्शन में किलोग्राम में ही दिया था, तो किलोग्राम में लाने के लिए क्या करेंगे, इस चीज को देखते हैं। इस जूल को क्या करते हैं, किलोग्राम में बदलते हैं। किलोग्राम में अगर बदलते हैं तो ये हो जाता है आपका 1 जूल बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस चीज को यहाँ पर लिखते हैं 6.626 इंटू 10⁻33 क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन इंटू यहाँ पर एक सेकेंड भी है, और ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये कटेगा, ये कट के सिर्फ क्या होगा -1 बचेगा। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। आपका 6.626 इंटू 10⁻33 किलोग्राम, आपका यही आंसर होगा। स्लाइड ऑन करिए इस तरीके से। ये चीज आपका ऑप्शन क्या है 6.626 इंटू 10⁻33 किलोग्राम, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से जब भी न्यूमेरिकल करते हैं हम, मैक्सिमम चीजों को ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो वो उसमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है वो चीज दे देते हैं। अगर ये वैल्यू दे दिया है तो हमको सीधा उस कॉन्सेप्ट पर, उस क्वेश्चन पर, उस थ्योरी पर जाना चाहिए जिससे ये फायदा होगा। जब तक ये वैल्यू आपके पास नहीं है तो आप उस कॉन्सेप्ट को पा ही नहीं सकते, फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है उनको कोरिलेट करते हुए हमको उस कॉन्सेप्ट पर जाना है। तो चूंकि ये चारों चीज़ों को कोरिलेट करने वाला हमारे पास एक इक्वेशन है डी ब्रॉगली का, हमको चूंकि हमने पढ़ा है तो हमको याद है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो इस
चीज़ को हम लेकर के डायरेक्ट चलेंगे, क्योंकि अभी आपको हो सकता है न्यूमेरिकल लेंथी लग रहा है। अगर प्रैक्टिस में जाओगे कल के डेट में तो ये पूरी चीज़ें एक स्टेप का काम है। जहाँ से यहाँ से अगर ये 4-5 स्टेप में किए हैं वो आपका सिर्फ एक स्टेप का काम रहेगा। और आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपको कैलकुलेशन में उतना कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आया था आपके नेक्स्ट जो प्रीवियस एग्जाम में, वो चीज़ें हैं। तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया था, जो हमारे पहला मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये न्यूमेरिकल करने का अप्रोच है, कैसे आप न्यूमेरिकल को अप्रोच करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे सॉर्ट आउट करोगे। तो इस तरीके एक सिस्टमेटिक तरीके से जाना चाहिए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। किसी को कोई दिक्कत होगा तो लास्ट में अपन इस चीज के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कुछ चीजें दिया हुआ है, क्वेश्चन है जिसमें गिवन चीज है एच, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड और मास दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम है तो ये जो यूनिट होगा, ये जो टर्म होगा सीधा सीधा हम उसको मास मान करके चलेंगे। मास है क्या, 9 × 10⁻31 किलोग्राम। यहाँ पर क्या पूछा है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 1/108 × 10⁻⁻, सर एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ा, 10⁻⁻, नहीं थोड़ा सा ये, हाँ, -9 मीटर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। दूसरा जो चीजें दिया हुआ है एम, 9 × 10⁻31 किलोग्राम। जो थर्ड चीजें दिया हुआ है क्या, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना दिया, 1/108 × 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, हटा दीजिए, बच गई राइट। अब इस चीज में देखते हैं, एक मिनट ओपन करिए। पूछा क्या है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। क्या पूछना है हमको, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये देखते प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ जो भी चीजें पार्टिकल है उसका दिया हुआ है। अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी करके दिया हुआ है, जो चीजें लिखी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो इस चीज से हम अनसर्टेनिटी का एक कॉन्सेप्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो क्वेश्चन है उस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से है। अब हाइजेनबर्ग क्या होता है देखते हैं। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, क्योंकि हमने एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो पहला मॉड्यूल से है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। हमको क्या पता होता है कि जब भी कोई चीजें क्या होता है, गति करता है, जब भी कोई पार्टिकल गति करता है, स्मॉल पार्टिकल, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर, मान लीजिए चलो कोई एक पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव किया, मान यहाँ से यहाँ तक चले तो उसको मान लीजिए चलो 15 सेकेंड लगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर 15 सेकेंड लगा। अब एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक फिक्स टाइम पर, मान के चलो तीसरे सेकेंड पर वो किस पोजीशन पर था, तीसरे सेकेंड पर मान लीजिए इस पोजीशन पर था, तो उसका मोमेंटम अगर एक चीज उन्होंने क्या बताया हाइजेनबर्ग ने, कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है अगर मूव कर रहा है तो उसको एक साथ उनके अनसर्टेनिटी उनकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ पता लगाना पॉसिबल ही नहीं है। क्या बताया उन्होंने कि किसी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए चलो मैं इस 3 सेकेंड पर
पार्टिकल को इस पोजीशन पर फाइंड आउट करता हूँ, तो वहाँ पर अगर इस 3 सेकंड में यहाँ पर अगर है तो वहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं रहेगा। 3 सेकंड पर वहाँ पर है तो वहाँ पर क्या होगा, कोई मोमेंटम नहीं रहेगा। अगर मोमेंटम देखता हूँ तो मोमेंटम क्या होगा, टाइम के साथ बदलते जाएगा। अगर वहाँ पर मोमेंटम देखता हूँ तो वो पोजीशन अपना क्या होगा, बदल देगा। इस तरीके से क्या होगा, कोई भी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ पता नहीं लगा सकते पर्टिकुलर टाइम पर। ये किसने बताया, हाइजेनबर्ग ने बताया। अब चूंकि हाइजेनबर्ग ने ये बताया तो उन्होंने क्या किया कि इस चीज को दोनों को एक साथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है वो क्वांटम थ्योरी में या फिर आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस चीज के बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया। इन दोनों चीजों को एक साथ अगर फाइंड करना चाहूँ तो उन्होंने क्या बताया, एक वर्ड दिया अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कि अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल एक्स से रिप्रेजेंट किया अनसर्टेनिटी को, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को डेल पी से रिप्रेजेंट किया। इस तरीके से इन दोनों चीजों से रिप्रेजेंट किया गया है इसको, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब देखते हैं ये जो अनसर्टेनिटी है क्या है। मान के चलो कोई पार्टिकल गति कर रहा है 3 सेकंड पर, 3 स्टार्ट होने से 3 खत्म होने तक 3 सेकंड है। मान के चलो उसमें भी क्या होता है, कुछ टाइम लगता है पर्टिकुलर। अगर टाइम देखते जाएं तो क्या होगा, जब घड़ी का कांटा मिनट में चलता है तो 1 मिनट से 2 मिनट जाने में टाइम लगता है। सेकंड का भी क्या होता है, 1 मिनट से 1 सेकंड से 2 सेकंड जाने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर तीसरे सेकंड पर किसी, मान के चलो तीसरे सेकंड पर यहाँ से यहाँ तक वो 3 सेकंड में यहाँ कितना डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो 3 सेकंड पर हम उस पार्टिकल का पोजीशन देखें तो ये जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन, उसी को क्या बोलेंगे, डेल एक्स। इसी को क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ये अनसर्टेनिटी है पोजीशन पे। और नेक्स्ट क्या है, मोमेंटम। तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा, यहाँ पर मोमेंटम होगा, दोनों हो सकता है, सेम हो या फिर अलग हो, कुछ भी हो सकता है। तो 3 सेकंड पर जो मोमेंटम होगा उस मोमेंटम को इस तरीके से डेल पी से रिप्रेजेंट किया। अब उन्होंने क्या बताया कि ये सिर्फ यहाँ पर एक्स और पी को दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इस चीज को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो एक वैल्यू आता है उस वैल्यू के बारे में बताया। उन्होंने क्या किया, किसी भी मूविंग स्मॉल जो पार्टिकल को मूव कर रहा है तो उनकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये जो क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है किसके, h/4 पाई के। किसके इक्वल होता है, h/4 पाई के। इस चीज के इक्वल होता है। तो यही से हमारा ये जो क्वेश्चन है बनेगा, ये आपका एक हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी मूविंग पार्टिकल का अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, किसी भी मूविंग पार्टिकल का अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो तो या इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा किससे, h/4 पाई से। अब इसी से ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मास भी दिया है। इस फार्मूले में कहीं पर मास पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। तो हम क्या देखेंगे, मास, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो इस चीज को यहाँ पर रखते हैं। तो डेल एक्स इनटू डेल एम बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, ये चीज। अब यहाँ पर देखते हैं ये डेल जो नेचर होता है वो चेंजेस को दिखाता है, स्टार्टिंग फाइनल से, फाइनल स्टार्टिंग टू फाइनल, यहाँ पर चेंजेस को दिखाता है। क्योंकि मास, किसी एक मास पार्टिकल गति कर रहा है तो मास तो अगर यहाँ पर भी रहेगा तब भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा तब भी सेम रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो उसमें चेंजेस नहीं होगा तो क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में ये m जो है बाहर निकलता है और जो भी चेंजेस आता है उसके वेलोसिटी में ही आता है। तो ये क्या हो जाता है, डेल v अपॉन h/4 पाई। अब इस डेल v को ही, क्योंकि v क्या है, वेलोसिटी है, क्योंकि वो डेल v है तो हम क्या पढ़ेंगे उस चीज को, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या मान के चलते हैं, ये जो v दिया हुआ उसके इक्वल मान के चलते हैं। डेल v निकालते हैं, डेल v के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल टू h/डेल x इंटू m इंटू
4 पाई। इस तरीके से आपका ये फार्मूला बन गया किसके लिए, ये अनसर्टेनिटी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। अब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। डेल बी इक्वल टू एच का वैल्यू दिया हुआ है आपको, नहीं दिया हुआ है तभी आप क्या करोगे, दो चार क्वेश्चन करोगे तो प्लांक कांस्टेंट आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। 6.62 6 × 10⁻³ 34 जूल पर सेकेंड जूल सेकेंड अपॉन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना दिया हुआ है, 1/108 × 10⁻⁹ मीटर। मास, ये जो मास है जनरली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 होता है। 9 × 10⁻31 किलोग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और एक नंबर है हमारा, और ये जो पाई है, पाई आपका दो वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 ऐसा भी कर लो आप कर सकते हो इस तरीके से। अब चूंकि यहाँ पर हमको वेलोसिटी निकालना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का यूनिट होगा वही क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का यूनिट होगा। तो हम वेलोसिटी का यूनिट क्या पता है आपको, नहीं पता होगा तो हम जब भी रेगुलर क्लास करेंगे तो एक छोटा सा टॉपिक यूनिट कन्वर्जन के ही बारे में रखेंगे। तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड इस तरीके से या फिर मीटर बाई सेकेंड दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर इस मिलाने के लिए जूल तो रहेगा नहीं, तो जूल को भी क्या कर लेते हैं, पहले जो फार्मूला देखे थे जूल इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इस फॉर्म में ले आते हैं। 6.626 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन। इस चीज को क्या फॉलो करते चलो। यहाँ पर हमको 1 2 3 4 इनका जो वैल्यू है देखते हैं। × 3.14 अपॉन 108 इंटू 10⁻⁹ 10⁻31 इक्वल टू 10⁻40 मीटर किलोग्राम। आपका ये किलोग्राम बटा ये किलोग्राम बटा, यहाँ से 1 मीटर कटा तो ये 1 मीटर कटा, यहाँ से 1 सेकेंड कटा तो यहाँ से 1 पर सेकेंड सिर्फ बचा, सिर्फ 1 पर सेकेंड बचा। इस तरीके से आपको ये यूनिट क्या होगा, मीटर और पर सेकेंड आ जाएगा। अब इस चीज़ को फॉलो करते हैं। 6.626 × 10⁻34 अपॉन, इन दोनों चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग वो आपका 116 इसके अराउंड आएगा। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो लगभग इसी के अराउंड आएगा। आप चाहो तो चेक कर लेना। और इन दोनों इसको जब फॉलो करते हैं तो ये लगभग आपका 1.04 ये कैसे सॉल्व आउट करते हैं, कितना भी न्यूमेरिकल रहे आप चुटकी में सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसका भी ट्रिक अपन जब रेगुलर क्लास आएगा तो उस चीज में देखेंगे। तो आपका ये जो आंसर है वो ये सॉल्व क्या होगा, 6.626 इंटू, चूंकि ये 1 के इक्वल है तो इसको हम यहाँ पर एकदम प्रिसाइज नहीं करते, इसको क्या मान लेंगे अपन 1 मान लेंगे। 1 मान लेंगे तो ये बचा क्या सिर्फ यहाँ पर 10⁻⁻40 बचा। ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10⁻40 और 10⁻40 और ये 10⁻⁻40 क्या हो जाएगा 10⁻6। और आपका यूनिट क्या आया है यहाँ पर से मीटर पर सेकेंड। तो आपका यही आपका आंसर आया 6.626 × 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका बताया हूँ आपको, इस तरीके से वो रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कोई सा भी न्यूमेरिकल को अप्रोच करोगे तो
ये जो वैल्यू के आधार पर आप कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वहाँ पर, क्या कौन सा फार्मूला लग सकता है, ये चीज़ें आप सिर्फ एक अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लोगे तो ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको इस न्यूमेरिकल अप्रोच पर जाना ही पड़ेगा, और न्यूमेरिकल अप्रोच पर जाओगे तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये आपको लेंथी लग रहा है, ये रहने के लिए आपका, अगर आपके पास नॉलेज है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो मुश्किल से 2 मिनट का काम नहीं, 2 मिनट का भी नहीं, 1 मिनट में आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये एक इजी सा चैप्टर है। इजी सा चैप्टर क्या, न्यूमेरिकल आपको एकदम टफ न्यूमेरिकल नहीं देगा कि आपको बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, डिवाइड करना पड़ रहा है, एकदम टफ वैल्यू का ऐसा कुछ नहीं देगा आपको। गारंटी है ये, आपको जो भी ऐसा वैल्यू देगा कि वो इजीली सॉल्व हो जाए, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व हो जाए। अब बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए उस चीज़ पर। तो ये तो क्या है, आपका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्चुअल हमने सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व किया, जहाँ पर यूनिट की जरूरत पड़ता है, यूनिट को कन्वर्जन किए, और इस तरीके से वैल्यू को सॉल्व करते हुए हमने करेक्ट आंसर दिया है। आप कोई सा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में बात करता हूँ, आप अगर यहाँ पर प्रॉपर शुरुआत से लास्ट क्लास तक बैठे हैं और सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ते जा रहे हैं, आप उसको रटने की जरूरत ही नहीं है। आपको हर एक चीज़ क्या होगा, सिस्टमेटिक तरीके से एक एक करके आपको इजी वे में आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से ये तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। इसके अलावा भी हमारे पास क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही करते हैं, आज देखते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आया है, a solution is placed between 2 electrode 1 into 10 to the power minus 2 meter apart and having cross section area 1 into 10 to the power minus 4 meter square. Calculate the specific conductance of the solution if it offer resistance of 20 ohms. ये जो केमिस्ट्री है आपका सेकेंड मॉड्यूल जो हमने बनाया है, उस चीज का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पार्ट है, तो हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हो तो आपको इजीली सा याद आ जाएगा कि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिया क्या गया है उसको पहले लिख लेते हैं। ए सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, क्या बोला है, 1 into 10 to the power minus 2 मीटर अपार्ट। अपार्ट मतलब कि 2 इलेक्ट्रोड है जिनके बीच का दूरी क्या है, 1 into 10 to the power minus 2 मीटर है। उस इलेक्ट्रोड की दूरी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में L से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस L का वैल्यू होता है 10 to the power minus 2 मीटर। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या होता है 1 को मल्टीप्लाई करो तभी ठीक है, नहीं करो तभी 1 into 10 to the power minus 2 मीटर। और हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, जो इलेक्ट्रोड है जो एक दूसरे के आसपास रखा है 10 to the power minus 2 मीटर अपार्ट में, उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो चीज़ एरिया जो है वो आपका कितना दिया है, 1 into 10 to the power minus 4, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर यहाँ पर उसका यूनिट दिया हुआ है। अब हमको फाइंड आउट करना है ये चीज़ें, और एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू कितना दिया, 20 ohms, 20 ओम, या फिर ओम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओम या ओम्स जैसा भी चाहो, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कप्पा क्या फाइंड आउट करना है हमको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इस फार्मूला पर कहाँ से पहुँचते हैं, इजी सा वे है, देखते हैं। आप सबने पढ़ा होगा इस रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ में होता है रेजिस्टेंस, सबको पता होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो हम देखते हैं ये जो R होता है, रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। किसी भी सेल या फिर वायर की अगर बात करें तो वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब कि जो वायर है जितना लंबा ज़्यादा वायर होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ए क्या होता है, ये जो क्रॉस सेक्शन, अगर इसको मैं काट दूं बीच से तो इसका जो एरिया बनेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या, जो अगर काट दो, जो सरफेस का जो एरिया बनेगा उसे क्या बोलते हैं अपन, क्रॉस सेक्शन एरिया।
तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया है। और उसी क्रॉस सेक्शन एरिया को यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को देखेंगे। सेम चीज को दूसरे टर्म में अपन या फिर दूसरे चीज को इसी टर्म में अपन यूज करते हैं। तो सॉरी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा ये क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। तो इस तरीके से ये R इज इक्वल टू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट जो आगे होता है, जिस कांस्टेंट को बोलते हैं अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये जो कप्पा होता है वो आपका क्या होता है, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब अगर ये कप्पा है तो ये क्या होगा 1/ρ। इस फार्मूला से हम 1/ρ फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, इस रो को इधर लाएंगे और r को इधर ले जाएंगे तो 1/ρ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a इंटू L/A। ये चीजें ये आपका फार्मूला है और इसी के इक्वल टू क्या होता है आपका कप्पा। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। इसी ये आपका फार्मूला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करने का। इनसे आपका सारी चीजें फाइंड आउट हो जाएगा। क्या क्या वैल्यू दिया है वहां पर क्लियर कर दिख रहा है 1/20 ओम इंटू L का वैल्यू कितना है 10⁻⁻2 मीटर, क्रॉस सेक्शन -4 मीटर स्क्वायर। कप्पा इज इक्वल टू देखते हैं क्या होता है 10⁻⁻4, ये 1 मीटर तो कट गया, 10⁻⁻2 ऊपर में 10⁻⁻4 नीचे में, ये अगर ऊपर जाएगा 10⁻⁻4 से 10⁻4 बनेगा और ऊपर में बचेगा क्या आपका 10⁻2 इक्वल टू 100/20। ये क्या हो जाएगा पर ओम, मीटर क्या हो जाएगा पर मीटर इक्वल टू 5 पर ओम पर मीटर। और ये पर ओम को ही क्या बोलते हैं आपका सीमेन। सीमेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, ये जो पर ओम है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको एक कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से सीमेंस पर मीटर। एक इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये आपको यही चीजें आपको दिया सीमेंस पर मीटर। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एकदम इजी से इजी क्वेश्चन है। और इस चीज को हम देखिए सिस्टमेटिक अप्रोच लगा रहे हैं, कोई भी हम यहाँ पर बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये चीजें। आप सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। अगर इसी को आप सिस्टमेटिक अप्रोच से न जाएं, जब भी न्यूमेरिकल करते हैं सबसे पहले जो भी वैल्यू दिया है वो चीज लिख लें, वहां से हमको कॉन्सेप्ट पता चला किस कॉन्सेप्ट से किसी क्वेश्चन से बनेगा और उस क्वेश्चन में क्या करते जाते हैं अपना यूनिट करते जाते हैं। यूनिट का नोशन आपको बताया जाएगा तो आपको जितना भी चीजें यूज की होंगी वो चीजें आप कवर कर सकते हैं यूनिट के नोशन में। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। और यहाँ पर हम कैसे इजी तरीके से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर भी आते हैं। कहीं पर भी न्यूमेरिकल में कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन या फिर डिविजन वाला पार्ट है क्या, है ही नहीं। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से हैं। गिवन कुछ वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, एक नोटेशन दिया हुआ है लैम्डा नॉट करके, लैम्डा नॉट HCl। कोई भी साइंटिफिक चीजें अगर पढ़ते हैं, टेक्निकल चीजें पढ़ते हैं या फिर जो भी साइंटिफिक चीजें पढ़ते हैं
तो वहाँ पर क्या होता है, हर चीज़ का एक अपना अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमको सही तरीके से आना चाहिए। अगर कोई चीज़ का रिप्रेजेंट सही तरीके से हो रहा है तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगा और उसको समझने में भी आसानी होगा, और हर चीज़ आप उसको डिफ्रेंशिएट करने में भी आपको आसानी होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक लैम्डा नॉट करके वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। ये भी क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। वैल्यू दिया है कितना, 42 × 10⁻³ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। सीमेंस आ गया मतलब आप समझ गए होंगे कि कहाँ क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। लैम्डा नॉट CH3COO equal to 9 × 10⁻³ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा नॉट NaCl equal to 11 × 10⁻³ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। और क्या पूछा है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डायरेक्शन ऑफ स्टिक एसिड। ये चीज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, ये जो चीज है लैम्डा नॉट, वो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन ऑफ HCl, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डायरेक्शन एट CH3COONA सोडियम एसिटेट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पूछा क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन ऑफ स्टिक एसिड, ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। क्लोज कर दीजिए। अगर इतना चीजें आप पढ़े हो तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका कहाँ से या किस पोर्शन का क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं अभी आप लोगों को, ये जो पोर्शन, ये जो क्वेश्चन है आपका कोलराफ्स लॉ होता है। कोलराफ्स लॉ के एप्लीकेशन से है। कोलराफ्स लॉ क्या होता है देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आती है तो देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपको पता भी होगा, आगे जब भी रेगुलर क्लास आएगा तो और स्टडी का डिस्कशन करेंगे। जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है जब उसको अपन कोई पानी में या फिर पोलर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो अपने आयन उसमें आयोनाइज होता है। जब वो अपने आयन में आयोनाइज होता है तो वो क्या करता है, अगर वहाँ पर कोई इलेक्ट्रोड डाल दे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है, कोई भी आयन क्या करता है, अगर उसमें इलेक्ट्रोड डाल दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में या फिर फ्लो कराने में पार्टिसिपेट करता है। तो कोलराफ्स ने क्या बताया, ये कोलराफ्स का जो लॉ था वो जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के क्लासिफिकेशन में अपन देखेंगे। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जब इनफाइनाइट डायल्यूशन पर कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोई सब्सटेंस या मटेरियल लिया और इसमें 5 ml कोई सॉल्वेंट लिया, तो क्या होगा, इसमें घुलेगा, तब इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर इसमें 10 ml पानी डाल दूँ तो कंसंट्रेशन और कम होगा, और पानी डाल दूँ तो कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा, जीरो कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर इसका कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जीरो कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डायल्यूशन। जीरो कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो ये चीज इनफाइनाइट डायल्यूशन पर क्या होता है, जो भी हम मटेरियल देते हैं, सब्सटेंस देते हैं, उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसका जो आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। वहाँ पर हम ये नहीं मान के चलते कि वहाँ पर कुछ घुला हुआ है, कंप्लीटली नेग्लिजिबल। इस जो जीरो कंसंट्रेशन का या फिर इनफाइनाइट डायल्यूशन का आपके जो अप्लाइड फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो कोलराफ्स ने क्या बताया कि इस इनफाइनाइट डायल्यूशन पर या फिर जीरो कंसंट्रेशन पर किसी भी आयन का जो कंडक्टिविटी होता है
वो अपने इच आयन की कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? इच आयन की कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। तो देखते हैं कैसे। अगर मान के चलो यहाँ पर एक जीरो, कभी कभी क्या होता है रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, ये जो नॉट है वो यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकता है। किसी बुक में आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का दिया रहता है नॉट करके, तो ये दोनों सेम चीज है। यहाँ पर नॉट डाले, यहाँ पर दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, इस तरीके से इनफिनाइट, या फिर यहाँ पर इनफिनाइट, या फिर लेमडा इनफिनाइट। कभी कभी क्या होता है एक एम लिखा रहता है, लेमडा एम, लेमडा एम, लेमडा एम। ये भी क्या चीज है? सेम चीज है। लेकिन लेमडा एम की जगह में अगर क्या कर दे, ई क्यू कर दे, लेमडा ई, ये डिफरेंट चीज है। ये क्या चीज है? इसको नेक्स्ट जब भी रेगुलर क्लास आएगा तब देखेंगे अपन। अगर ई क्यू कर दे तो वो अलग चीज है, एम कर दे तो वो अलग चीज है। अगर कुछ नहीं किया है, कंप्यूटेशन मोड में दिया हुआ है, तो हम उसको एम मान करके चलेंगे। तो कोलराफ ने क्या बताया? एट इनफिनाइट डायलेशन या फिर जीरो कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन पर मान के चलो HCl का, ये क्या है आपका? जीरो कंसंट्रेशन पर HCl का मोलर कंडक्टेंस है। तो ये कोलराफ लॉ के अलावा अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर HCl को अपन किसी भी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, पोलर सॉल्वेंट में, तो क्या होगा? H प्लस Cl माइनस आयन में। अगर ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल जनरेट होगा, ये भी क्या होगा? 2 मोल जनरेट होगा आयन। तो यहाँ पर कोलराफ लॉ ने क्या बताया कि अगर 2 मोल HCl को अगर मैं इनफिनाइट डायलेशन पर उसको कंडक्टेंस देता हूँ, तो वो क्या होगा? H प्लस आयन का मोलर कंडक्टेंस 2 मोल पर प्लस Cl माइनस आयन का मोलर कंडक्टेंस 2 मोल पर, इन दोनों के मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होता है। ये किसने बताया? कोलराफ लॉ ने। इसी लॉ के आधार पर उसका जो एप्लीकेशन होता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डायलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए बताया, लेकिन उसका एप्लीकेबल जो पार्ट होता है वो किस पर होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। ये जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या है आपका? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम क्या कर सकते हैं? इस कोलराफ लॉ की एप्लीकेशन से इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। कोलराफ लॉ ने सिर्फ आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया था। अभी इसके बारे में और डिटेल जब रेगुलर क्लास आएगा तब पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने इसके एप्लीकेशन के लिए क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इनफिनाइट डायलेशन आप मोलर कंडक्टेंस से क्या कर सकते हैं? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना रहता है? सिंपल सा उसका रिएक्शन जानना रहता है। रिएक्शन जानना रहता है कैसे? कि अगर इनसे पहले एक रिएक्शन बनाए जिसमें क्या हो कि एसिटिक एसिड बने या फिर एसिटिक एसिड डिकम्पोज हो या टूटे। तो देखते हैं सिंपल सा, अगर एक एसिटिक एसिड को क्या करते हैं अपन? NaCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। एसिटिक एसिड को NaCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जनरली जो रिएक्शन होगा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन बन तब भी चलेगा। रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो होता क्या है? आपका एसिटिक एसिड CH3COO Na प्लस आपका एक HCl बनता है इस तरीके। तो अकॉर्डिंग टू कोलराफ लॉ क्या बताया? अब यहाँ पर किसी एक सॉल्यूशन में क्या मिलाए हम? एसिटिक एसिड मिलाए, NaCl मिलाए, तो इनका जो मोलर कंडक्टेंस होगा यहाँ पर भी जो भी बने उससे कोई मतलब नहीं है। उनका जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायलेशन क्या होगा? CH3COOH प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायलेशन ऑफ NaCl इक्वल मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO Na प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl। इस तरीके से अब यहाँ पर बस आपको एक वैल्यू पुट करना होगा और सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। हमको किसके बारे में फाइंड आउट करना है? इसी को फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू रखते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है?
मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट एडिशन ऑफ NaCl 11 into 10 to the power minus 3 Siemens meter square per mole equal to मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट एडिशन ऑफ सोडियम एसीटेट कितना दिया हुआ है 9 into 10 to the power minus 3 Siemens meter square per mole प्लस HCl का कितना दिया हुआ है 42 Siemens मीटर स्क्वायर पर मोल। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूँ, ये चीज़ हमको क्या करना है, लैम्डा नॉट CH3 COOH फाइंड आउट करना है। तो जब कोई वैल्यू को ऐड करते हैं फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमको एक चीज़ विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनका जो यूनिट है वो इक्वल होना चाहिए। अगर डिफरेंट यूनिट का कोई वैल्यू है तो कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा ना। 10 to the power minus 3 Siemens meter square पर मोल। अगर यूनिट सेम नहीं है तो कोई भी वैल्यू क्या होगा, ना ऐड होगा ना ही सब्सट्रैक्ट होगा। वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐड करना है या डिवाइड करना है तो हमको यूनिट को सेम रखना होगा। क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेम है तो हमको देखने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिट सेम नहीं होता तो हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यूनिट को सेम करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ ऐड और सब्सट्रैक्ट करने से आंसर मिल जाएगा, ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ही आंसर मिल जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट सेम है कि नहीं देखना है। सेम है तो हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या होगा। लैम्डा नॉट CH3 COOH इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई सेम वैल्यू के साथ है तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन होगा, और ये दोनों वैल्यू क्या होगा, बस जुड़ेगा। ये क्या होगा आपका 51 into 10 to the power minus 3 सेम यूनिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मोल ये चीज उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। -11 into 10 to the power minus 3 Siemens मीटर स्क्वायर पर मोल। इस तरीके अब इन दोनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कितना है ये आपका 40 into 10 to the power, यहाँ पर भी सेम चीज का मल्टीप्लाई है, 10 to the power minus 3 को उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद ये जो वैल्यू है वो आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यूनिट क्या है, पर मोल। आपका ये क्या पूछा है, मोलर कंडक्टेंस विद इनफिनाइट एडिशन ऑफ स्टिक एसिड, ये पूछा है। और ये आपका यहाँ पर सेम चीज आया है क्या, 40 into 10 to the power minus 30 Siemens मीटर स्क्वायर पर मोल। हमने जो फाइंड आउट किया है वो भी क्या है आपका सेम वैल्यू है। तो इस तरीके से एक कितना इजी वे में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर कोई आदमी देखा नहीं है इस चीज को, राफ पढ़ा भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वो सॉल्व नहीं कर सकता। ये आपका क्या है, उसका एप्लीकेशन है कोलराफ लॉ का। तो इस तरीके से कोलराफ लॉ के हमारे पास और भी एप्लीकेशन है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, बहुत ही इजी सर। मैं अपने अभी यहाँ पर मैंने आपको 4 अलग अलग क्वेश्चन बताए हैं, 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर से, 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। न्यूमेरिकल में कहीं भी आपको ऐसा चीज़ें लगा है कि हमको कैलकुलेटर की जरूरत है, कहीं पर भी नहीं, तो आपको थोड़ा सा नंबर के साथ खेलने आना चाहिए, आपको नंबर का नॉलेज होना चाहिए कि इजी वे में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो उस चीज़ को कैसे सिस्टमेटिक तरीके से रखते जाएं कि वो इजी वे में सॉल्व हो जाए। अब बहुत कुछ ज़्यादा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से ये तो क्या था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। आपका यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कॉन्सेप्ट को जानते रहो, थोड़ा बहुत उसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करते रहो या किए रहो, तो आप डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आएंगे उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन थ्योरेटिकल की बात करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आप पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, तभी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। या जो भी है आपको कोई सिस्टमेटिक तरीके से आपको कोई बताया है या समझाया है तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। आपके पास ये बहुत सारे रेफरेंस बुक भी होंगे, सब जो भी क्वेश्चन आए वो आपको टॉपिक टू टॉपिक या पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएंगे क्वेश्चन। लेकिन आप उतनी सारी चीज़ों को एक साथ याद नहीं रख सकते अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। आप खुद से पढ़ के आपको याद रखना क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है या सिस्टमेटिक तरीके से समझा है तो वो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल अप्रोच कराने में आपको 100% आपको न्यूमेरिकल अप्रोच कराएंगे, हर कॉन्सेप्ट से आपको न्यूमेरिकल अप्रोच कराएंगे यहाँ पर। और थ्योरेटिकल की बात करते हैं, थ्योरेटिकल को एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप इसको स्टडी करोगे तो आप डेफिनेटली हर कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। और सिलेबस इतना ज़्यादा है, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, सब में आपको थ्योरेटिकल रखना ही रखना है याद। बाकी आप कॉन्सेप्चुअल याद रखो ना रखो, थ्योरेटिकल या जब तक आप नहीं करोगे आप वहाँ पर जाके क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे। तो थ्योरेटिकल आपको वो चीज़ें आना ही चाहिए। थ्योरेटिकल आने के साथ साथ आप उसको यहाँ पर अप्लाई भी कर सको, आप उस चीज़ को आउटपुट भी दे सको। ये आपको यहाँ पर हम जो भी डाउटेक टीम है आपको वो आपको प्रोवाइड कराएगा इजी से इजी वे में। मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपको इजी से इजी वे में प्रोवाइड कराएगा ताकि आप उसको इजी से इजी तरीके से रिमाइंड कर सको, एट एग्जाम टाइम आप उस चीज़ को आउटपुट दे सको। तो ये तो क्या था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट अगर और डेमो का या फिर इस तरीके से सेशन क्लास करेंगे तो उस टाइम हम क्या करेंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आएंगे उस चीज़ को अप्रोच करेंगे। तो अभी की क्लास में या फिर अभी की जो सेशन में किसी को कोई डाउट या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर कुछ जो कन्वर्जेशन है उसमें कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल अपना राय साझा कर सकते हैं। कोई भी, लक्ष्मीकांत साहू जी, लक्ष्मीकांत साहू जी सुन पा रहे हैं हमें? प्रकाश स्वर्णकार जी आवाज आ रही है क्या हमारी? कोई दिक्कत कुछ भी? कॉन्सेप्ट ओके है? हाँ हाँ, नहीं थोड़ा सा टाइम टेकिंग नहीं, ज़्यादा टाइम टेकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। आप क्या है डायरेक्ट क्लास टू क्लास में आप जो फ्लो में चलोगे तो आपको डेफिनेटली आपको इस टाइप के क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे आपके, है ना? ऋतुराज साहू जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो जो भी आपको क्वेरी होगा या जैसा भी होगा आप हमारे टीम के चैनल से जुड़ के उसमें जो टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू आप जो भी डाउट है या जो भी चीज़ें हैं आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट जो भी डे है उसमें मिलते हैं, आगे की स्टडी करते हैं।